कहानियां तब जन्म लेती हैं जब किसी एक दिल का सच तीनों लोकों की किस्मत बदल देता है। तीनों लोक, परिलोक, असुरलोक और पृथ्वीलोक, हर लोक की अपनी धड़कन थी, अपनी सच्चाई और अपनी परछाई। परिलोक में रोशनी खेलती थी। तारे यहां सिर्फ आकाश में नहीं टिमटिमाते थे, बल्कि अपनी छांव धरती पर बिछाते थे। झीलें गीत गाती, हवा में सुगंध तैरती और हर सांस उजाले से भरी होती। यहीं की रानी थी आर्या। उसकी करुणा ही उसकी ढाल थी। उसकी आंखें जैसे आशा के दीपक थीं। उसके साथ था अंकराज, योद्धा, जिसका धैर्य ही उसकी तलवार था। और उनके साथ खड़े थे सध्या, तीरों की साधिका, अयंत्र, तलवार का साधक, मालवो, सेनापति, आर्षि, प्रवर, जिनकी वाणी दिशा दिखाती थी, और किरण, चंचल दूत, जो हर गंभीरता के बीच हंसी का रंग भर देता था। पर लोगों की कहानी सिर्फ उजाले में नहीं लिखी जाती। असुर लोक, जहां आग की घाटियां थीं, जहां किले लोहे से बने थे और जहां हर सांस धुएं से भरी होती थी, यहां राज करता था विराक्ष, एक असुर राज जिसकी महत्वाकांक्षा उसकी तलवार से भी धारदार थी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी सोच में छल। लेकिन उसकी बेटी मित्रा, जिसकी आत्मा उसके पिता की तरह कठोर नहीं थी, वह सौंदर्य से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से चमकती थी। पृथ्वीलोक, जहां महलों और मेलों की चकाचौंध थी, लेकिन उसी चकाचौंध में आमजन की तकलीफ दब जाती थी। यहां का राजा था विराट और रानी नैना। विराट के लिए जीत ही सब कुछ थी। नैना, जो मुस्कान में जहर छुपा सकती थी। ये वही लोक था जहां अहम और आशा हमेशा रस्साकशी करते रहते थे। मेघोत्सव का आह्वान। यह उत्सव हर 100 वर्षों में एक बार होता था, जहां सभी लोकों के वीर, वीरांगनाएं और कलाकार एक जगह इकट्ठा होते और शौर्य, कला और बुद्धि की परीक्षाएं होती। विजेता न केवल कीर्ति पाता, बल्कि तीनों लोकों में सम्मान का पात्र बनता। आर्षि प्रवर ने कहा, शौर्य तब जन्म लेता है जब भय मरता है, और प्रेम तब अमर होता है जब स्वार्थ सौ जाता है। याद रखो, तलवारें युद्ध जीत सकती हैं, पर दिल ही लोगों की तकदीर लिखते हैं। उनके शब्द परिलोक की हवा में गूंजे। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे इन वचनों को अपने दिल पर उतार रही हो। अंकराज ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और भीतर ही भीतर प्रण लिया कि भय से बड़ा उसका विश्वास होगा। आर्या और अंकराज के नेतृत्व में परिलोक की टोली स्वर्गलोक रवाना हुई। सध्या ने अपने तीर सजाए, अयंत्र ने अपनी तलवार को धार दी, मालव ने सेनापति की भूमिका निभाई, किरण ने अपनी मस्ती से सबके मन हल्के किए। स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार जब खुला तो सबकी आंखें दंग रह गईं। स्वर्ण और रजत के मंडप बादलों की सीढ़ियों पर सजाए गए थे। आकाश में देवधुन गूंज रही थी। हर ओर झंडों का सागर था। देवकन्याएं पुष्प वर्षा कर रही थीं। जगह जगह दीप जल रहे थे और हवा में उत्साह का नशा तैर रहा था। आर्षि प्रवर ने मंद स्वर में कहा, यह केवल उत्सव नहीं, यह भविष्य का निर्णय है। प्रतियोगिता की शुरुआत महिलाओं में सबसे आगे आई मित्रा। वह असुरराज की कन्या थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चुनौती। एक एक कर उसने सभी वीरांगनाओं को हराया। उसकी जीत गगन में गूंज उठी। पुरुषों में अंकराज और विराक्ष आमने सामने आए। लोहा टकराया, बिजली कड़क उठी। एक एक वार से आकाश कांप उठा, पर अंत में दोनों बराबरी पर ठहर गए। यह बराबरी एक नई दास्तान की बीज बनी, क्योंकि मित्रा के दिल में पहली बार अंकराज का नाम लिखा गया। रात की मुलाकात महोत्सव की रात ढली। बादलों की सीढ़ियों पर अंकराज और मित्रा मिले। तलवारें चुप थीं, पर सच्चाइयां बोल उठीं। मित्रा बोली, तुम तलवार से नहीं, सच्चाई से लड़ते हो। अंकराज ने उत्तर दिया, और तुम सौंदर्य से नहीं, सत्य से जीतती हो। उनकी आंखों में जंग नहीं थी, जन्नत थी। मेघोत्सव के बाद स्वर्गलोक का आकाश दीपों से भर गया था। हर लोक के लोग हंसी खुशी में डूबे हुए थे। लेकिन दो चेहरे थे जिनकी मुस्कान के पीछे तूफान छिपा था, राजा विराट और रानी नैना। विराट का गर्व चकनाचूर हो गया था। पृथ्वीलोक के राजा के लिए यह असहनीय था कि अंकराज और एक असुर कन्या के नाम की गूंज उसके दरबारियों से भी ज्यादा हो। उसने क्रोध से कांपते स्वर में कहा, हम पृथ्वी वाले हारे? यह अपमान है, और यह अपमान युद्ध मांगता है। नैना ने अपनी नुकीली मुस्कान बिखेरी। उसने धीरे से फुसफुसाया, राजन, युद्ध से पहले एक जहरीला बीज बोना पड़ता है। मैं वह बीज बो दूंगी, दिलों में दरार डाल दूंगी। नैना का जहर अगली सुबह, जब उत्सव की भीड़ थमी,
नैना ने अयंत्र को अकेला पा लिया। अयंत्र जो तलवार का साधक था, जो परिलोक की सेना का अभिमान था और अंकराज का घनिष्ठ मित्र भी। नैना ने मीठे स्वर में कहा, अयंत्र, तुम इतना परिश्रम करते हो, पर गौरव और प्रशंसा अंकराज को मिलती है। क्या कभी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बल दूसरों की छाया में दब जाता है? अयंत्र ने उसकी बात को हंसी में उड़ाना चाहा, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं यह चुभन पहले से थी। नैना ने और गहरा वार किया, सुना है अंकराज और असुर कन्या मित्रा रात रात भर मिलते हैं। क्या यह परिलोक के साथ विश्वासघात नहीं? अयंत्र का दिल कांप उठा। उसके भीतर ईर्ष्या और अविश्वास का अंकुर फूट पड़ा। नैना धीरे से मुस्कुराई। जहां भरोसा कम पड़ता है वहीं सौदे बढ़ते हैं। अंकराज और मित्रा, इधर अंकराज और मित्रा का प्रेम धीरे धीरे गहराने लगा था। तारों भरे आकाश के नीचे बादलों के उद्यान में वे अक्सर मिलते। मित्रा ने एक रात कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं असुर राज विराक्ष की पुत्री हूं? अंकराज ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, मैं छल पहचान सकता हूं पर आंसुओं को नहीं, और तुम्हारी आंखों में छल नहीं है। मित्रा की सांसें थम सी गईं। उसने अपने दोनों हाथ अंकराज के हाथों में रख दिए। दोनों ने साथ मिलकर प्रण लिया, जो भी हो हमारा प्रेम अमर रहेगा। लेकिन जहां प्रेम था वहां एक मौन पीड़ा भी जन्म ले रही थी। वह पीड़ा थी आर्या, रानी आर्या, जिसने हमेशा अंकराज को अपना सबसे सच्चा साथी माना था। जब उसने मित्रा और अंकराज की निकटता देखी तो उसका दिल टूटने लगा। उसने बाहर से रानी होने की कठोरता दिखाई, पर भीतर से वह बिखर रही थी। रातों में अकेले झील के किनारे बैठकर वह खुद से पूछती, क्या मैंने सिर्फ परिलोक ही नहीं, अपने दिल का भरोसा भी खो दिया? सत्या ने उसे देखा। वह आगे बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, रानी, प्रेम कभी आदेश से नहीं चलता। वह तो चुपके से दिल में उतर आता है, कभी दोस्त बनकर, कभी शत्रु बनकर। आर्या की आंखें नम हो गईं। उसने सध्या का हाथ थामा, पर उत्तर नहीं दिया। मालव और किरण सेनापति मालव सब समझ रहा था। वह मौन था, पर मौन में ही उसका साहस छिपा था। उसने अपने सैनिकों को समझाया, हमारा काम है लोक की रक्षा करना, चाहे दिल की आंधियां हमें तोड़ दें। ध्यान रहे, वचन हमेशा निजी भावनाओं से बड़ा होता है। और उधर किरण, वह मासूम दूत जो हर पल हंसी बांटता था, उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वह कहता, अगर युद्ध हुआ भी तो मैं सबको मिठाई बांट दूंगा। युद्ध के बाद मीठा तो होना ही चाहिए। सब हंसते, पर उसकी आंखों में छिपा डर कोई पढ़ नहीं पाता था। विराक्ष की चाल इधर असुर लोक में विराक्ष ने विराट से हाथ मिला लिया। उसने कहा, बाज तलवार से नहीं जाल से पकड़ा जाता है, और मैंने जाल बुन लिया है। विराट ने व्यंग्य से कहा, तो चलो परिलोक को उसी जाल में फंसाते हैं। नैना ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और जब विश्वास टूटता है तो तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रेम और भविष्य की कसौटी उसी रात अंकराज और मित्रा फिर मिले। चांदनी बाग में खिले फूलों के बीच मित्रा ने धीमे स्वर में कहा, प्रेम पाप है, तुम्हें जन्म जन्म ये पाप। प्रेम पाप नहीं, प्रेम वही सत्य है जो मृत्यु से बड़ा, नियति से ऊंचा है। क्या होगा अगर मेरे पिता ने हमारे विरुद्ध तलवार उठाई? अंकराज ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तो मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा युद्ध तुझसे नहीं, तेरे लिए है। मित्रा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपना माथा अंकराज की छाती पर टिका दिया, और वहीं दोनों ने प्रतिज्ञा की, हमारा प्रेम अमर रहेगा, भले ही दुनिया इसके विरुद्ध हो। सुरलोक की घाटियों में शंखनाद गूंज उठा। आग की लपटों से आकाश लाल हो गया। विराक्ष ने अपनी सेना को पुकारा, आज हमारी जंजीरों में परिलोक की सांसें होंगी। आज तलवारें सिर्फ खून नहीं, उनके विश्वास भी बहाएंगी। उसकी आवाज लोहे की गूंज जैसी थी। हर असुर ने अपनी तलवार उठाई और रणभूमि की ओर बढ़ गया। इधर परिलोक में अंकराज ने अपने सैनिकों को संबोधित किया। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी, डरो मत, डर हमें आगे बढ़ाता है। हमारा युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं, विश्वास और प्रेम की रक्षा के लिए है। मालव ने ऊंची आवाज में जोड़ा, आज हम सिर्फ राजा के लिए नहीं, अपने लोक की आत्मा के लिए लड़ेंगे। किरण ने मजाक किया,
और अगर जीत गए तो सबको मिठाई मेरी तरफ से। सैनिक हंस पड़े, पर उनकी हंसी के पीछे छिपी घबराहट हर दिल महसूस कर रहा था। रानी आर्य ने युद्ध में जाने से पहले अंकराज से मुलाकात की और बोला, वो असुर राज विराक्ष की पुत्री है। वो असुरों जैसी नहीं है। सभी असुर एक जैसे होते हैं। तुम हो ना मेरे साथ। युद्ध के नगाड़े बज चुके थे। विराक्ष ने अपनी पुत्री मित्रा को सामने बुलाया। उसकी आंखों में आग थी। मित्रा, आज मैं तुझे आदेश देता हूं। अंकराज का वार करो। मैं उससे प्रेम करती हूँ। रणभूमि में प्रेम नहीं चलता, यहाँ हार जीत होती है। याद रख, तेरा खून असुरलोक का है, परिलोक का नहीं। मित्रा का दिल फट पड़ा। उसने कांपते स्वर में कहा, पिता, वह शत्रु नहीं है, वह सत्य है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। विराक्ष गर्जा, बाज तलवार से नहीं, जाल से पकड़ा जाता है। आज तू मेरा जाल बनेगी। मित्रा की आंखों में आंसू थे। उसके सामने पिता का आदेश था और दिल में प्रेम की प्रतिज्ञा। आकाश में बिजली कड़क रही थी। धरती पर धूल का तूफान उठ चुका था। असुरों की सेना लोहे की लहरों की तरह बढ़ रही थी। परिलोक के वीर अपने पंखों जैसे हल्के परिधान में धैर्य की ढाल और उम्मीद की तलवार थामे रणभूमि पर डटे थे। तीरों की बारिश हुई, लोहे की ढालें टकराईं, धरती खून से भीगने लगी। आकाश जैसे दुख में रो रहा था। सधिया ने तीर पर तीर चढ़ाया। उसके हर बार से बिजली सी चमक उठती। अयंत्र तलवार लेकर अपने भीतर के उबाल से लड़ रहा था। मालव घायल होकर भी अपनी सेना को पुकारता रहा। इसी युद्ध के बीच मित्रा अंकराज के सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में तलवार थी, पर दिल कांप रहा था। अंकराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू सचमुच तलवार उठाएगी मेरे विरुद्ध? मैंने तो तुझे मरहम माना था। मित्रा की आंखें छलक पड़ी। वह दौड़ी और अंकराज को गले लगा लिया। उस आलिंगन में संसार की सारी सच्चाइयां समा गईं। पर अगले ही क्षण तलवार की नील ज्योति चमकी। अंकराज की टूटी आवाज रणभूमि में गूंजी, तू ही मरहम थी, तू ही मेरी चोट क्यों बन गई? मेरी हर जीत तू थी, मेरी हार भी तू ही क्यों बन गई? उसका रक्त धरती पर बहने लगा। आकाश गरज उठा, धरती कांप उठी। आर्या ने अंकराज को गिरते देखा। वह चीखती हुई दौड़ी और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तेरी सांसें मेरी शपथ है, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अंकराज ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी ताकत से फुसफुसाया, आर्या, मित्रा को कभी मत कोसना, क्योंकि सच्चा प्यार बदला नहीं लेता, बस दुआ बनकर रह जाता है। आर्या की आंखों से आंसू बरस पड़े। उसकी करुणा पहली बार असहाय हो गई थी। सध्या की आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर हाथों में तलवार और भी मजबूत हो गई। अयंत्र पछतावे से भर गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मालव घायल होकर भी खड़ा रहा, अपने सैनिकों को डटे रहने का आदेश देता। और किरण, उसके कांपते होठों से बस इतना निकला, मैं फिर भी मिठाई लाऊंगा। उधर नैना और विराट अपनी साजिश पर मुस्कुराए। अब राख पर राज करेंगे। मित्रा स्तब्ध खड़ी थी। उसकी तलवार कांप रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, देखो पिताश्री, मैं जीत गई और जीत कर भी हार गई। विराक्ष के हाथ में मुकुट था। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं और आर्षि प्रवर आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे समय, यह किस्मत नहीं, यह चुनावों का बोझ है और हिसाब प्रेम पर रखा जाएगा। एक वार ने प्रेम को नहीं, पूरे लोगों को घायल कर दिया, पर हर घाव का उत्तर होता है और हर उत्तर की कीमत। क्या अंकराज लौटेगा? क्या आर्या अपना मुकुट और दिल बचा पाएगी? क्या मित्रा का प्यार सच के सामने टिक पाएगा? क्योंकि अमर प्रतिज्ञा अभी बाकी है।